हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे थे रेशियो, उसी को आगे बढ़ाते आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x बटे वाई बराबर 4/5। इसका मतलब हम कह सकते हैं x की वैल्यू किस रेशियो में है, 4 के रेशियो में, और y की वैल्यू किस रेशियो में है, 5 के रेशियो में है। तब हमें वैल्यू निकालनी है 5x प्लस 7y अपॉन 5x माइनस के 7y प्लस 6x प्लस 4y अपॉन 7x माइनस के 8y किसके समान है। तो अब बताइए x का मान हम कितना रख सकते हैं, 4। तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होगा, प्लस y का मान कितना रख सकते हैं, 5, 5 सत्ते 35 होता है। इसी अनुसार यहां भी 20 आ जाएगा और माइनस के 35 आ जाता है। और प्लस अब x का मान 4 है, 6 चौक 24 हो जाता है। और y का मान जो है वो 5 है, 5 चौक 20 हो जाता है। और यहाँ पर कितना आएगा, 7 चौक 28 हो जाता है। और यहाँ पर 8 पंजे 40 हो जाता है, क्योंकि y का मान कितना है, 5 है। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 55 हो जाता है। और यहाँ पर वैल्यू जो हो जाती है माइनस के 15 हो जाती है। और यहाँ प्लस यहाँ पर कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। और नीचे कितना आएगा, माइनस के 12 आ जाता है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 11 आएगा और नीचे कितना आएगा, 3 आएगा। और इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर 11 आएगा और नीचे 3 आएगा। बताइए यहाँ कितना होगा, माइनस के 11/3। और यहाँ भी माइनस के 11/3। एलसीएम कितना हो जाता है इसका, 3 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस के 11 और यहाँ भी माइनस के 11। तो माइनस के 11 क्या होता है, 22/3। और यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के 22/3 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। तो एक बैग में 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। और किस अनुपात में दिए हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ 25 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 25 पैसे हो जाएंगे। और यहाँ पर 10 पैसे कितने, 2 के अनुपात में है। तो यहाँ टोटल पैसे कितने हो जाते हैं, 20 पैसे हो जाते हैं। और इसी अनुसार यहाँ पर टोटल पैसे कितने हो जाते हैं, 15 पैसे हो जाते हैं। यदि हम टोटल अपने अनुसार बैग में पैसे निकालें तो कितने होंगे, तो जब इन्हें टोटल जोड़ते तो कितना आता है, 60 पैसे। लेकिन बैग में टोटल पैसे कितने मिलाकर हैं, 30 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ 30 रुपए में और यहाँ पैसे में है। इसको हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना आता है, 0.60 रुपए हो जाता है। और यह किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो यह गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से। अब 30 से इसको डिवाइड करिए, 2 बार कटेगा। अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 50 आएगा। 1 का मान कितना आ चुका है, 50 आ चुका है। तो आपसे पूछा है 5 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या किस रेशियो में है, 3 के। तो 3 गुणा 50 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना मान आएगा, 150 मान आएगा। तो इसका मतलब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। तो लाल गेंद है और हरी गेंद है और उनका अनुपात कितना है, 4:9 है। और उसने कहा 7 लाल गेंद और थैले में शामिल कर दी जाती हैं। इसका मतलब कितनी गेंद शामिल कर दी जाती हैं, 7 गेंद। और वह कौन सी गेंद है, लाल गेंद है। तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो आप जानते हैं केवल गेंद किस प्रकार की बढ़ाई गई है, लाल प्रकार की। तो हरी गेंद बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लाल गेंद शामिल की गई है तो हरी तो शामिल नहीं गई। तो हरी तो जितनी पहले थी उतनी अब है। तो आप बताइएगा, अब दोनों को बराबर करें तो यहाँ गुणा किससे करेंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम 18 होगा। तो 2 से गुणा यहाँ कर दीजिएगा और यहाँ भी किससे गुणा कर दीजिए, 3 से। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाती है, 8। और यहाँ 18 हो जाती है। और यहाँ कितनी हो जाती है, 15। और यहाँ भी 18 हो जाती है। तो अब बताइए हरी गेंद बराबर हो चुकी है। तो अब बताइए लाल गेंद कितनी बड़ी है, 8 से कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। तो कितनी बड़ी है, 7। और सवाल में भी कितनी बड़ी है, 7। तो हम कह सकते हैं 1 का मान कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। जब 1 का मान 1 के बराबर है तो हमसे पूछा क्या है, थैले में हरी गेंद कितनी थी। तो रेशियो के अनुसार कितनी है, 18। और 1 का मान 1 है। तो हम कह सकते हैं रियल में हरी गेंदों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। किससे 15 साल पहले, आज से। आज का मतलब वर्तमान समय से।
क्योंकि वर्तमान समय से कितने साल पहले, 15 वर्ष पहले किसका अनुपात, ए अनुपात बी, कितना अनुपात था, तो 4:5 था। अब उसने आगे कहा 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 12:13 हो जाता है। अब एक बात बताइए, 15 साल पहले भी ए और बी थे और 5 साल बाद भी ए और बी है, तो दोनों का आयु का अंतर समान होना चाहिए। तो यहां पर अंतर कितना है, 1 का, और यहां भी अंतर कितना है, 1 का। जब अंतर समान है तो बस कंपेयर कर दीजिएगा। यहाँ बी कितना था, 5 था, और यहाँ बी कितना हो चुका है, 13 हो चुका है। तो हम कह सकते हैं हमारे अनुसार कितना समय बढ़ा है, 8 वर्ष। लेकिन समय में गैप कितने का है, 15 साल पहले और 5 साल बाद, तो समय कितना गैप रखता है, 20 वर्ष के। तो 8 बराबर कितने के, 20 के। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आएगी, पहले 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो एक का मान कितने के बराबर होगा, 5/2 वर्ष के बराबर होगा। जब एक का मान आ चुका है, 5/2 वर्ष आ चुका है, तो अब बताइएगा 15 साल पहले इसकी आयु का रेशियो कितना था, 4। तो जब 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणा 5/2, तो 2 से भाग करिए, तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, 10 आएगा। और इसी के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू निकालिए, 25/2 होता है, और 25/2 को हम 2 से भाग करेंगे 25 को, तो कितना आएगा, 12.5 वर्ष आएगा। तो 12.5 वर्ष वर्तमान समय से कितने साल पहले थी, 15 साल पहले आयु थी। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, निकाल सकते हैं। जब वर्तमान आयु निकालेंगे तो अब बताइए कितने साल जोड़ेंगे, यहाँ पर 15 साल, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 25 वर्ष हो जाता है। इसी के अनुसार इसमें भी 10 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान समय आ जाएगी आयु, तो यह कितना आएगा, 27.5 वर्ष हो जाता है। तो वर्तमान समय में ए और बी की आयु कितनी है, ए की 25 वर्ष है, तो बी की कितनी है, 27.5 वर्ष है। तो आपसे क्या पूछा है, इनकी वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु कितनी है, 25 प्लस 27.5, और वर्तमान आयु का अंतर का अनुपात पूछा है, तो अंतर निकालेंगे, तो अंतर जो आएगा इनका कितना आएगा, 2.5 वर्ष आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, यहां पर देखिएगा 52.5 आता है, और यहां पर कितना आता है, 2.5 है। अब दशमलव से दशमलव हट जाता है। अब 25 से इसे भाग करते हैं तो 25 दूनी 50 और 25 ही का ना 25, और यहाँ पर कितना, 1 आएगा। तो दोनों का अनुपात कितना होगा, 21:1 हो जाता है, और यही आपका आंसर सही हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शरद और सूरज की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। तो शरद है और शरद के साथ कौन है, सूरज है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:8 है। आगे क्या कहता है, 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद शरद और सूरज की आयु का अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। तो आप बताइए 6 वर्ष बाद भी शरद और सूरज थे और 6 वर्ष पहले भी शरद और सूरज थे, तो आयु का अंतर समान होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 वर्ष का, और यहाँ भी कितने का है, 1 वर्ष का है। जब अंतर समान है तो बस कंपेयर कर दीजिएगा, सूरज यहाँ 8 के रेशियो में है और यहाँ कितने के रेशियो में है, 10 के रेशियो में। तो सूरज का रेशियो के अनुसार कितना समय बढ़ा, 2 वर्ष। तो अब देखिए सवाल में कितना बड़ा है, 6 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं 2 बराबर 6 के, तो 1 का मान कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। जब 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ चुकी है तो हम शरद की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, वो कितनी, 7। तो 7 गुणा 3, तो 7 या 21 वर्ष शरद की वर्तमान आयु है। सूरज की कितनी हो जाती है वर्तमान आयु, तो 8 या 24 हो जाती है। लेकिन आयु किसकी पूछी है, वो सवाल के अनुसार है। उसने कहा 10 साल बाद शरद की आयु कितनी होगी, तो 10 साल बाद शरद की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु कितनी है, 21 है। तो 10 वर्ष बाद आयु पूछिए तो 10 वर्ष बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाती है, 31 वर्ष शरद की आयु 10 साल बाद हो जाती है, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, और बी और सी की आयु का अनुपात 1:2 है, और सी और डी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि डी की आयु 54 वर्ष है तो चारों में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करिएगा। तो अब बताइएगा ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, और बी और सी की आयु का अनुपात कितना है, वो कहता है 1:2 है,
और सी अनुपात डी का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो हम कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं सारों का एक साथ। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहां पर सी के नीचे कोई अनुपात नहीं लिखा है, तो इसी अनुपात को लिख दीजिएगा और इसको अनुपात को यहां लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 4 आ जाता है और यहाँ भी 4 आ जाता है, यहाँ 1 आ जाता है। अब तीनों की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर तीनों की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 24 आ जाता है, और इसी अनुसार यहाँ कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। अब यह अनुपात किसी वैल्यू से कटता है तो डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 12 आएगा, और यहाँ 9 आता है। तो चारों का अनुपात आ चुका है, 4:6:12:9 है। लेकिन उसमें दिया है डी की आयु कितने वर्ष है, 54 वर्ष है। तो डी बराबर कितना रख सकते हैं, तो डी की आयु हमारे अनुसार कितनी है, 9 है, और सवाल में कितनी दे रखी है, 54 वर्ष दे रखी है। तो अब एक बात बताइएगा, तो 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक का मान कितना आएगा, 6 वर्ष आएगा। जब एक का मान 6 वर्ष आ चुका है तो उसने पूछा है चारों में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करिए। तो रेशियो के अनुसार कौन बड़ा है, सी बड़ा है, और जितना रेशियो कितना है, 12 है। तो 12 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, 12 गुणा 6, 12 छंग 72। तो सबसे बड़ी आयु कितनी है, 72, और किसकी है, सी की, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कहता है आलोक, सोनू और जितेंद्र नाम के 3 दोस्त हैं। यह पाया गया कि आलोक और सोनू की औसत आयु 22 वर्ष है। तो बताइएगा आलोक और सोनू की औसत आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु जो दी है वो कितनी दी है, 22 वर्ष दी है। तो हम कह सकते हैं दोनों की आयु का योग भी निकाला जा सकता है। तो बताइए आलोक और सोनू की आयु का योग कितना होगा, आलोक और सोनू की आयु का योग जो होगा, तो आप जानते हैं 22 औसत है कितने व्यक्ति का, 2 का, तो दोनों की आयु का योग कितना होगा, 44 वर्ष होगा। आगे कहता है जितेंद्र और आलोक की उम्र का अनुपात कितना है, जितेंद्र और आलोक की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात दे रखा है वो कितना दिया है, 7:5 दिया है। अब आगे उसने क्या कहा है, उसने आगे कहा है यदि सभी दोस्तों की आयु का योग कितना है, 72 है, तो सभी में कितने दोस्त थे, 3 दोस्त थे। तो आप बताइए कौन कौन थे, आलोक था, आलोक के साथ सोनू है, और सोनू के साथ जितेंद्र है। कितने दोस्त हैं ये, 3 दोस्त हैं, और तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है, उसने कहा है 72 वर्ष है। और आप जानते हैं इसमें 2 की आयु का योग हमारे पास है, 2 की किसकी, आलोक और सोनू की आयु का योग हमारे पास कितना है, 44 है। तो यदि हम यहाँ 44 रख दें और प्लस, तो जितेंद्र की आयु निकल जाएगी। अब एक बात बताइए, यहाँ 44 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो जितेंद्र की आयु कितनी हो जाती है, तो 72 में से जब 44 जाएगा तो कितना आएगा, 28 वर्ष आएगा। इसका मतलब जितेंद्र की आयु जो है वो कितने वर्ष है, 28 वर्ष। अब जितेंद्र किसके साथ रेशियो बनाता है, आलोक के साथ, 7:5 में। तो जितेंद्र का रेशियो कितना है, 7 है, और रियल में आयु कितनी है, 28 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो एक का मान क्या आएगा, 4 वर्ष आएगा। एक का मान किसके बराबर है, 4 वर्ष के बराबर है। तो अब बताइए आलोक की आयु कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5 गुणा 4 के, तो 5 चौक 20। इसका मतलब आलोक की आयु रियल में कितने वर्ष है, 20 वर्ष है। लेकिन आपसे आयु किसकी पूछी, सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, आलोक और सोनू की आयु का योग कितना था, 44 था, जिसमें आलोक की आयु कितनी है, 20 वर्ष है, और दोनों की आयु कितनी है, 44 है। तो हम कह सकते हैं इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 24 वर्ष होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी तो दोनों की आयु का योग कितना होगा, 44 होगा। तो हम बता सकते हैं सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी, 24 वर्ष इसकी वर्तमान आयु हो जाती है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा भाग घटा दिया जाता है, तो परिणाम संख्या में से सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुना अधिक हो जाती है।
तो अब एक बात बताइएगा, दो संख्या है, एक बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या है, एक कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है। तो हमारे पास नहीं दे रखी तो हम मान सकते हैं, इसको मान लीजिएगा x, इसको मान लीजिएगा y। अब वो कहता है प्रत्येक संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, तो इसमें से कितना घटाया जाता है, छोटी संख्या बाई थी, बाई का आधा कर दीजिएगा, बाई बाई टू, और इसमें से कितना घटाया जाएगा, बाई बाई टू। अब जब इसमें से घटेगा तो बताइए ये कितना रह जाएगा, x माइनस के बाई बाई टू, और यहां पर कितना आ जाएगा, बाई माइनस के बाई बाई टू हो जाएगा। अब बताइए ये इस समय कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है, और इस समय कौन सी है, छोटी संख्या है। अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस के बाई बटे 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई बाई टू, और दोनों को यदि अनुपात बनाए तो 2 से 2 कट जाता है, तो 2x माइनस के बाई, और यहां पर बाई, तो दोनों संख्याओं में इस समय अनुपात कितना है, 2x माइनस बाई अनुपात बाई। उसने आगे कहा तो संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुना हो जाती है। तो अब एक बात बताइए, बड़ी संख्या कितनी है, 2x माइनस पाई अपॉन बाई, अरे दोनों का रेशियो कितना है, ये 5 हो जाती है, किसके अनुसार, छोटी संख्या के अनुसार। अब जब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ कितना आएगा, 2x माइनस बाई, और बराबर कितना आ जाता है, 5 बाई। इसको हम इधर ले जाते हैं तो यह आ जाता है 2x बराबर 6 बाई। अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, x बराबर 3 बाई। x बटे बाई का मान कितना हो जाता है, 3 बटे 1 हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है, 3:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूरज और राम की मासिक कमाई का अनुपात 5:4 है। तो अब बताइएगा, सूरज है और सूरज के साथ कौन है, राम है, इनकी आय का अनुपात, इनकम का रेशियो कितना है, तो कितना रेशियो है, 5:4 है। लेकिन उनके खर्च का अनुपात कितना दिया है, उसने कहा 6:5 है। अब कहता है यदि वे 3:2 के अनुपात में बचत करते हैं, कितने के अनुपात में बचत करते हैं, 3:2 के अनुपात में बचत करते हैं, तो इनकी बचत का अनुपात दिया है 3:2। तो हम कह सकते हैं दोनों की बचत कितनी है, 5 है, लेकिन इनकी संयुक्त बचत भी दे रखी है एक साथ 5,000, तो मेरे हिसाब से 5 है, और सवाल के अनुसार कितना है, 5,000 है। तो एक का मान निकाल सकते हैं, तो एक का मान कितना होगा, 1,000 होगा। एक की वैल्यू कितनी है, 1,000, तो हम कह सकते हैं पहली की बचत कितनी होगी, 3,000, तो दूसरे वाले की बचत कितनी होगी, 2,000। तो जो अनुपात हमें दिया था बचत का, हमने उसे अलग अलग रूप में तोड़ लिया। तो अब एक बात बताइएगा, सूरज की बचत कितनी है, 3,000 है, और इसी प्रकार से राम की बचत कितनी है, 2,000 है। अब आपको आय निकालनी है, तो आय निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिएगा। कैसे लगाएंगे, जब आय निकालनी है तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए रेशियो की, तो यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा, और यहाँ कितना आता है, 24 आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आय निकालनी, तो आय वाला अनुपात छोड़ देना है, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसकी गुणा करिए, तो यहाँ कितना आएगा, 12,000 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, यहाँ कितना आएगा, 15,000 आएगा। तो आप जानते हैं इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होता है, तो ऊपर का अंतर कितने का आएगा, 1 का, और नीचे अंतर कितने का आएगा, 3,000 का। तो 1 का मान कितना आ चुका है, 3,000 आ चुका है। जब 1 का मान 3,000 आ चुका है तो सूरज की भी आय निकाल सकते हैं और राम की भी आय निकाल सकते हैं, क्योंकि सूरज का रेशियो कितना था, 5 था। तो बताइए 5 के अनुसार 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15,000। यह किसकी आय आ चुकी है, सूरज की आय आ चुकी है। इसी प्रकार से हम किसकी आय निकालेंगे, राम की आय। तो राम का रेशियो कितना था, आय का 4 था, 4 गुणा 3,000, तो 4 दिया 12,000, तो 12,000 आय किसकी है, राम की है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, राम की अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक का मतलब 1 साल, तो अर्ध का मतलब आधा साल, आधा साल का मतलब 6 महीने की कमाई पूछता है। 6 महीने की कमाई कितनी है, तो 1 महीने कितनी है, 12,000 है। तो आप बताइए 6 महीने की कमाई कितनी होगी, 6 गुणा 12,000, तो आप कह सकते हैं 12 छंग 72,000, और यही आपका आंसर हो जाता है।
तो हम कह सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा, 72,000 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। बी और सी की वर्तमान आयु का औसत कितना है, 35 वर्ष है। तो अब बताइए ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 7:5 दिया है। आगे क्या कहता है, बी और सी की, कौन, बी और सी, सी की वर्तमान आयु का औसत दे रखा है। क्या दे रखा है, औसत दिया है। औसत कितना दे रखा है, 35 वर्ष दिया है। तो 35 वर्ष औसत है, तो योग निकाल सकते हैं। तो योग कितना आएगा, बी प्लस सी का, तो औसत कितना है 35, कितनी संख्या का, 2 का, तो 35 दूनी 70। तो हम ये कह सकते हैं बी और सी की आयु का योग कितना है, 70 वर्ष है। आगे कहता है देखिएगा, 5 साल पहले ए और बी की आयु का योग कितना था, 50 वर्ष था। तो 5 साल पहले, कितने साल पहले, 5 साल पहले ए और बी की आयु का योग कितना था, 50 वर्ष था। तो ये 50 वर्ष कब था, 5 साल पहले। यदि इस समय आयु दोनों की निकालें तो कितनी होगी, 5 साल इसकी बढ़ जाएगी, 5 साल इसकी बढ़ जाएगी, तो 5 और 5 10। तो इसका मतलब इस समय दोनों की आयु का योग कितना होगा, 60 होगा। और किसका, ए और बी का, तो ए और बी का अनुपात कितना है, 7 5 12, तो 12 बराबर कितने के, 60 के। तो हम ये कह सकते हैं जब इससे इसको भाग करेंगे, एक का मान कितना आएगा, 5 आएगा। जब एक का मान 5 आ चुका है तो 7 पंजे 35 वर्ष तो किसकी आयु हो चुकी है, ए की। और आप बताइए 5 पंजे 25 वर्ष किसकी आयु हो चुकी है, बी की। अब एक बात बताइए, ए की आयु कितनी है, 35 वर्ष है, और बी की आयु कितनी है, 25 वर्ष है। आप बताइए बी की आयु किसके साथ दी थी, सी के साथ, तो इसकी आयु कितनी दे रखी है, 25 वर्ष दे रखी है। और दोनों की आयु का योग कितना है, 70 वर्ष। तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं सी की आयु कितनी है, 45 वर्ष। मगर आपसे क्या पूछा है, ए, तो ए की आयु कितनी है, 35 वर्ष, और सी की आयु कितनी है, 45 वर्ष। उनकी आयु के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर निकालेंगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो मिश्र धातु टिन और लोहा का अनुपात 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। तो दो मिश्र धातु हैं, आप बताइए दो मिश्र धातु हैं, पहले में टिन है और टिन के साथ क्या है, लोहा है। और किस अनुपात में है, वो कहता है 1:2 के अनुपात में है। लेकिन दूसरी मिश्र धातु में अनुपात कितना है, उसने कहा 2:3 है। अब उसने कहा दोनों मिश्र धातु को, इस वाली मिश्र धातु को और इस वाली मिश्र धातु को 1:5 के अनुपात में मिलाया गया है। और मिलाने के बाद जो मिश्र धातु बनी है उसमें टिन और लोहे का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब एक बात बताइएगा, मेरे अनुसार टिन यहां पर कितना है, 1 है, और यहाँ लोहा कितना है, 3। तो मेरे अनुसार मिश्र धातु कितने की है, 3 की है। और इस अनुसार यहाँ 2 क्या है, टिन है, और 3 क्या है, लोहा। तो यहाँ पर कितनी होगी मिश्र धातु, 5 होगी। लेकिन यहाँ मिलाना किस अनुपात में है, 1:5 के अनुपात में। तो जब कोई अनुपात दूसरा बनाना है तो पहले इस अनुपात को बराबर कर लीजिएगा। तो यहाँ 5 है और यहाँ कितना, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ गुणा किससे करिएगा, 5 से, और यहाँ गुणा किससे करिएगा, 3 से। जैसे इसे 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5, और यहाँ कितना आ जाता है, 10। अनुपात नहीं बदला, बस अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है। इसी अनुसार यहाँ पर कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो यह वह अनुपात बन चुका है जब बराबर बराबर हो चुका है, क्योंकि 5 3 15 और 5 3 15, इसका मतलब दोनों मिश्र धातु बराबर हो चुकी है। मगर बराबर नहीं मिलानी थी, मिलानी किस अनुपात में थी, इसको कितना रखना है, 1, तो इसको कितना रखना, 5। तो 1 से गुणा ऊपर वाले में करिएगा और नीचे वाले में किससे गुणा और कर दीजिएगा, 5 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे ही 5 से गुणा करोगे इसमें तो यहाँ कितना हो जाता है, 5 छंग 30, अब 9 पंजे 45। इसका मतलब जिस अनुपात में आप मिलाना चाहते थे वह अनुपात बन चुका है, बस हम मिला दीजिएगा। तो जब नई मिश्र धातु बनेगी तो उसमें टिन टिन के साथ जुड़ेगा और लोहा लोहा के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ टिन कितना था, 5 था, और 5 किसके साथ जुड़ेगा, 30 के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर टिन का रेशियो कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 5 और 30 कितना होता है, 35 होता है। तो लोहा कितना होना चाहिए, तो बताइए लोहा यहाँ कितना था, 10 था, और 10 में
कितना और जुड़ गया 45, तो 10 और 45 कितना होता है 55 होता है। अब 5 से भाग कर दीजिएगा, यहाँ कितना आएगा 7 और यहाँ 11 आएगा। इसका मतलब जो नई मिश्र धातु बनी है उसमें टिन और लोहे का अनुपात कितना होगा 7:11 होगा, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साल पहले ए और बी की बीच की आयु का अनुपात 4:5 था। कितने साल पहले, 5 वर्ष पहले ए और इसके साथ बी का अनुपात कितना था 4:5 था। आगे क्या कहा है, उसने कहा 3 वर्ष बाद, इसका मतलब कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ए और बी के बीच का अनुपात कितना होता है 5:6 हो जाता है। तो आप जानते हैं 5 साल पहले ए और बी थे और 3 साल बाद भी ए और बी थे, तो इनके बीच की आयु का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने का है 1 का, और यहाँ भी कितने का है 1 का है, अंतर समान है तो बस कंपेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर कितने वर्ष का था 5 का, और यहाँ बढ़कर कितने का हो जाता है 6। तो मेरे अनुसार समय कितना बढ़ा 1, लेकिन समय में सवाल के अनुसार कितना बढ़ा है 8 वर्ष का, क्योंकि 5 साल पहले और 3 साल बाद, तो 1 का मान कितने के बराबर 8 के, तो हम कह सकते हैं 8 चौक 32 वर्ष, और इसी प्रकार से 8 पंजे 40 वर्ष। मगर ये आयु वर्तमान आयु नहीं है, ये 5 साल पहले है, तो 5 साल पहले ये 32 का था, ये 40 का था, तो जैसे ही वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5 साल जुड़ जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाता है 37 वर्ष, और यहाँ पर कितना हो जाता है 45 वर्ष। और अनुपात पूछा है तो आंसर कितना होगा 37:45 हो जाता है, और यही आपका आंसर सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियां और 2 भतीजों के बीच बांटने के लिए 8,600 रुपए छोड़ता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, तो अब बताइए बेटी को जो धन मिलता है वह किससे, भतीजे से कितना गुना मिलता है 4 गुना, तो इसको 1 रुपया मिलेगा तो इसे कितना मिलेगा 4 गुना। इन दोनों के बीच का अनुपात ये आ चुका है। अब आगे क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा लेकिन प्रत्येक बेटे को भतीजे से कितना गुना ज्यादा मिलता है, उसने कहा 5 गुना, तो इसको 1 मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा 5। तो हमारे पास 2 अनुपात हैं, बेटे के साथ भतीजे का अनुपात है और बेटी के साथ भतीजे का अनुपात है। इसको कंबाइंड लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉमन है बराबर है, तो भतीजे का रेशियो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इन्हें एक साथ लिखेंगे। तो बेटे का अनुपात, तो बेटी का अनुपात, और यहाँ किसका भतीजे का अनुपात कितना हो जाता है, इसका 1 होगा तो इसका 4 होगा, और इसका 1 होगा तो इसका 5 होगा। तो तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल लिया आपने। आगे क्या कहता है देखिएगा, अब एक बात बताइए, तो ये तो एक बेटे को कितने रुपए दिए जाएंगे 5, तो एक बेटी को कितने दिए जाएंगे 4, और एक भतीजे को कितने दिए जाएंगे 1 रुपया। पर यहाँ पर बेटे कितने थे 5 थे, जब एक बेटे में कितना पैसा बटेगा 5 बटेगा, तो बेटे कितने थे, तो 5 बेटे थे, तो बताइए कितने रुपए बटने चाहिए, तो 5 पंजे 25 रुपए यहाँ पर आने चाहिए हमारे अनुसार। इसी के अनुसार बेटी कितनी थी 4 थी, 4 बेटी थी, एक बेटी को 4 रुपए दिए जाते हैं, 4 चौक 16 रुपए यहाँ पर आए होंगे। अब भतीजे कितने थे 2, और एक को 1 रुपए मिलता है, तो आप बता सकते हैं इससे कितने मिले होंगे 2 रुपए प्राप्त हुए होंगे। अब टोटल जोड़िएगा तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो 41, और 41 तो 43 होता है, तो इसका मतलब सबके द्वारा कितने रुपए बटे हमारे अनुसार 43, लेकिन सवाल में कितने हैं 8,600। 43 से डिवाइड करेंगे तो 1 का मान कितना आएगा 200 आएगा। जब 1 का मान 200 आया है तो यह किसको मिलने वाला था, एक भतीजे को मिलने वाला धन था। तो आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक बेटे को कितना धन मिला, प्रत्येक का मतलब एक बेटे की बात कर रहा है। तो अब एक बात बताइए, एक बेटे को कितना मिलता है 5, और एक का मान कितना है 200, तो अब 5 का मान निकाल दीजिएगा। जैसे ही 5 का मान निकालेंगे तो प्रत्येक बेटे को मिलने वाला धन प्राप्त हो जाएगा। तो कितने रुपए प्राप्त होंगे 1000, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साल पहले पलक के दादा की उम्र पलक की उम्र का 6 गुना थी। कब से, आज से। आज का मतलब वर्तमान समय की बात कर रहा है, जो इस समय चल रहा है। आज से कितने साल पहले, उसने कहा 5 साल पहले। उसके दादाजी की आयु, दादाजी की आयु उसकी आयु से कितना गुना थी 6 गुना थी, तो इसकी 1 आयु होगी, तो इसकी कितनी होगी 6 आयु होगी। आगे कहता है अब से 10 साल पहले,
अब का मतलब वर्तमान समय से 10 साल, सॉरी 10 साल बाद है, तो 10 साल बाद दादा की उम्र उसकी उम्र का 3 गुना हो जाएगी। तो यहां पर दादा की उम्र और उसकी उम्र का पुत्री होगी। अब देखिएगा तो कितनी हो जाती है, 1:3 हो जाती है। तो यहां पर कितना अनुपात हो जाता है, 3:1 हो जाता है। और ऊपर कितना अनुपात था, 6:1 था। तो आप जानते हैं ऊपर जो व्यक्ति थे वही नीचे थे, तो दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। यहां पर कितने के बराबर है, 5 के, और यहाँ कितने के बराबर है, 2 के। अंतर समान होगा, उम्र का अंतर समान होता है, चाहे उम्र किसी भी पड़ाव की कहे। अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर कितने का, 2 का, तो इसे भी गुणा किससे कर दीजिएगा, 2 से। और यहाँ भी गुणा किससे कर दीजिएगा, 5 से। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे अनुपात में, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 6 दूनी 12 और 2 का ना 2। और यहाँ पर कितना हो जाता है, 5 3 15 और 5 का ना 5 होता है। तो अब बताइएगा दादा की उम्र यहाँ पर कितनी थी, 12 थी, और यहाँ कितनी है, 15। तो हमारे अनुसार उम्र कितनी बढ़ी है, 3। लेकिन सवाल के अनुसार कितनी है, 5 साल पहले और 10 साल बाद। तो आप कह सकते हैं कितने समय का अंतर है, 15 वर्ष का। तो 3 बराबर 15 के, तो 1 का मान कितना होगा, 5 वर्ष होगा। 1 का मान कितना है, 5 वर्ष है। जब 1 का मान 5 वर्ष आ चुका है तो आयु निकाल लीजिएगा। तो आयु निकालिए, 1 का मान कितना वर्ष, 5 आ चुका है। तो अब बताइएगा पलक की वर्तमान आयु ज्ञात करिएगा, क्योंकि यहां पर कितना था, 12 था, यहाँ कितना था, 12, और यहाँ कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, उसने कहा है, तो आपसे पूछा है, तो वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 का मान 5 आ चुका है, तो वर्तमान आयु निकालिए। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए पहले आप बताइए 1 का मान कितना है, 5, तो 12 पंजे 60। आप ये वाली वैल्यू इस रेशियो में नहीं रख सकते, क्योंकि इस रेशियो में रखने से गलत हो जाएगा। यह वैल्यू उसमें रखी जाती जिसमें अंतर समान है, तो अंतर समान यहां पर है और यहां पर है, बेटा ध्यान रखिएगा। तो 1 का मान कितना है, 5 है, तो 12 पंजे 60, और इसमें गुणा करेंगे तो यहां पर कितना होगा, 10। इसका मतलब पलक की जो आयु है, ये कौन थी, पलक, और यहां भी क्या है, ये पलक है। तो अब एक बात बताओ, पलक की आयु आज से 5 साल पहले कितनी थी, 10 वर्ष थी। तो आपसे क्या पूछा है, पलक की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो आज से 5 साल पहले यह 10 वर्ष की थी, तो वर्तमान समय में पलक कितने वर्ष की होगी, पलक की आयु जो होगी वो कितनी होनी चाहिए वर्तमान समय में, 15 वर्ष होनी चाहिए। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष। भारी नहीं है, क्वेश्चन आसान है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा जार ए में दूध और पानी का मिश्रण 5:1 के अनुपात में था। जार ए में दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर कितना है, 32 लीटर था। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और जार ए में 1.5 लीटर पानी मिला दिया गया, तो जार ए में दूध और पानी की मात्रा के बीच अनुपात कितना होगा। तो अब एक बात बताइएगा, एक बर्तन है या जार है जिसमें क्या है, दूध है, और दूध के साथ क्या है, पानी है, और किस अनुपात में है, वो कहता है 5:1 के अनुपात में है। लेकिन अगली लाइन में क्या कहा, दूध और पानी के बीच का अंतर कितने के लीटर है, 32 लीटर है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे अनुसार इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दूध यदि 5 है तो पानी कितना है, 1 है, तो अंतर कितना होगा, 4। तो 4 बराबर कितने के, 32 लीटर के। तो 1 का मान कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 8 लीटर आएगा। 1 का मान 8 आ चुका है, यहां पर 1 का मान कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। तो आप एक बात बताइएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं तो टोटल मिश्रण कितना होगा इस बर्तन में, निकाल सकते हैं आप। मिश्रण कितना था, 5 दूध था, 1 पानी था, तो इसका मतलब 6 था। और 6 का मान निकाले तो 1 का मान कितना है, 8 है, तो 8 6 48। इसका मतलब जार ए में टोटल मिश्रण कितना था, 48 लीटर था। अब उसने कहा उस मिश्रण से 12 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो आप जानते हैं जब इस बर्तन से कितना लीटर निकाला जाएगा, 12 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा। तो जैसे ही 12 लीटर मिश्रण निकाला गया तो आप कहेंगे जार ए में कितना लीटर मिश्रण बचा है, क्योंकि 12 लीटर निकाल देंगे तो 48 में 12 गया, तो कह सकते हैं कितना लीटर बचा है, 36 लीटर बचा है। और निकालने पर अनुपात चेंज
नहीं होता है। तो इसका मतलब 36 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा अभी भी? तो आप कहेंगे 5:1 होगा, क्योंकि निकालने पर अनुपात कभी चेंज नहीं होता है। तो 12 लीटर जैसे मिश्रण निकाला तो मिश्रण कितना रह गया है? 36 लीटर, लेकिन उसमें दूध और पानी का अनुपात अभी कितना होगा? 5:1 होगा। तो हमारे हिसाब से यहां पर देखिए मिश्रण कितना है? 6 है। अब मेरे हिसाब से 6 है, और बर्तन के अंदर कितना है? 36 लीटर। तो 6 बराबर 36 के, तो एक का मान कितना आएगा? 6 लीटर के। तो आप कह सकते हैं दूध की मात्रा निकाल लीजिएगा, तो आप कहेंगे 6 पंजे 30 लीटर इसमें दूध है, तो आप कहेंगे 6 लीटर क्या है? इसके अंदर पानी है। अब उसने क्या कहा? जार ए में 1.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध तो नहीं मिलाया जाता। जैसे इसमें पानी मिलेगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो दूध अब भी कितना लीटर रहेगा? 30 लीटर दूध रहेगा। और पानी बढ़कर कितना हो जाता है? 6 पहले था, और बाद में कितना और डाल दिया जाता है? 1.5, तो पानी हो जाता है 7.5 लीटर पानी हो जाता है। इसका मतलब इस समय 30 लीटर दूध है, तो 7.5 क्या है? उसमें पानी है। बस इनका अनुपात निकाल दीजिएगा, भारी नहीं है, सिंपल सा है। अब एक बात बताओ, अनुपात देखिए, पॉइंट हटाएंगे इधर 0 लग जाता है। अब देखिए इन दोनों को भाग करेंगे, 15 से भाग करिए, 15 पंजे 75 होता है। अब 15 चौका, सॉरी 15 दूनी 30 हो जाता है। अब इन दोनों को इससे भाग करेंगे तो आप अनुपात आएगा, कितना आएगा? 4:1 होगा। इसका मतलब इसमें 4 दूध होगा तो 1 क्या होगा? पानी होगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी नहीं है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा एक दुकान के मालिक ने एक थोक बाजार से कुल 64 कमीजें खरीदी। इसका मतलब उसने कितनी कमीजें खरीदी? 64 कमीज हैं। अब उसने आगे क्या कहा? उसमें 2 प्रकार की कमीज है, एक छोटे और एक बड़े आकार की है। छोटी कमीज की कीमत बड़ी कमीज की कीमत से 50 कम है। इसका मतलब इसमें 2 प्रकार की कमीज है, एक छोटी कमीज है और एक बड़ी कमीज है। तो ये इससे कितना कम है? 50 कम है। मान लो इसकी जो भी कीमत होगी, बड़ी कीमत की कितना कम है? 50 कम है, या ये 50 ज्यादा है? ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? कहता क्या है? उसने बड़ी कमीज के लिए कुल 5,000 रुपए भुगतान किया। तो इसका मतलब बड़ी कमीज के लिए टोटल भुगतान कितना किया गया? 5,000 रुपए भुगतान किया गया। लेकिन छोटी कमीज के लिए कितना भुगतान किया गया है? वो कहता है 1,800 रुपए का भुगतान किया गया। वो कहता है, तो आगे क्या कहा है? एक बड़ी कमीज, एक की बात करी है, एक बड़ी कमीज और एक छोटी कमीज की कुल कीमत कितनी होगी? तब एक बात बताइए, छोटी सी बात मान लेते हैं, छोटी कमीज की कीमत मान लीजिएगा, इसकी कमीज की कीमत कितनी है? एक कमीज की कीमत x रुपए है, तो इसकी कितनी होगी? x प्लस 50 रुपए, क्योंकि यह 50 रुपए ज्यादा की है। अब उसने कहा है एक बड़ी कमीज और एक छोटी कमीज की कीमत ज्ञात करो। तो इसका मतलब ऑप्शन में इनकी कीमत दे रखी है, तो आप इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, किसी को एक को ले लीजिएगा पहले। तो हम मान ले, सपोज ये मान लीजिएगा कि एक कमीज छोटी कितने रुपए की है? x रुपए की, और यहां पर कितनी है? x प्लस 50 की, और दोनों की कीमत कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं 50 इधर प्लस का तो जा घटेगा, तो 2x बराबर कितने के होगा? 150 के होगा। और 2 से भाग करिएगा तो यहां पर कितना आ जाता है? 75 आ जाता है। तो x का मान कितना आ चुका है? 75 आ चुका है। इसका मतलब इस छोटी कमीज की कीमत हमारे अनुसार अभी तक कितनी है? 75 है। तो इसकी कमीज की एक कीमत कितनी होगी? 125 होगी। तो आप बताइएगा 125 के अनुसार और 175 के हिसाब से आपको टोटल कमीज कितनी लानी है? 64 लानी है। यदि 64 प्रॉपर आ चुकी है तो जो कीमत आपने ली है वह सही है, अन्यथा गलत है। तो अब बताइए एक कमीज जो है छोटी वो कितने रुपए की है? 75। और टोटल कितने रुपए की है ये? तो आप कहेंगे टोटल रुपए 1,800 रुपए की आई हैं, और एक छोटी कमीज कितने की है? 75 की है। हम इससे 75 से भाग करते हैं, या 15 से भाग कर लीजिएगा, तो 15 पंजे 75 होता है। अब जब 15 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 15 के ना 15, 15 दूनी 30 हो जाता है, यहाँ कितना आ जाता है? अब इससे इसको भाग करते हैं, इसका मतलब छोटी कमीज 75 के हिसाब से 1,800 में कितनी आ सकती है? 24 कमीज आ सकती है। अब बताइए यहां पर कितने की थी? 5,000 की टोटल थी, और एक की कितनी कीमत है? 125 है।
25 से भाग करिए, 25 पंजे 125 होता है, 25 दूनी 50 होता है। अब बताइए यहां पर कितना आएगा, 40 आएगा। इसका मतलब 125 के हिसाब से 5000 में कितनी कमीज आ सकती है, 40 कमीज आ सकती है। तो यहां पर 40 कमीज बड़ी है, और आप बताइए छोटी कमीज कितनी है, 24 है। तो दोनों का योग कितना है, तो आप बताओ 24 और 40 कितना होता है, 64 होता है नहीं होता है। इसका मतलब जो कीमत आपने ली थी कितने की, एक छोटी कमीज और एक बड़ी कमीज की कीमत कितनी ली थी आपने, 200। तो उसके अनुसार कितनी कमीजें आ चुकी हैं, 64 कमीज आ चुकी हैं। तो आपने जो कीमत ली है वह कीमत क्या है, सही है। आप कहते हैं सर आपने ये क्यों नहीं लिया, चेक करिएगा, चेक करेंगे तभी तो आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कहता है देखिएगा, ए बी सी डी और ई एफ 2A बराबर है 3B के बराबर है 6C के बराबर है 9D के बराबर है 12E के बराबर है 18F के। तो अब बताओ 2A बराबर है 3B के बराबर है 6C के बराबर है 9D के और बराबर है 12E के और बराबर है 18F के। तो ये बराबर है तो किसी न किसी के तो बराबर होंगे, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी जिनके बराबर होगी। तो हम ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 2 से 3 से 6 से 9 से 12 से और 18 से कट जाए। तो हम ये मान लें ये सबके सबके सब किसके बराबर हैं, 36 के बराबर है। तो 36 के बराबर 2A है, 36 के बराबर 3B है, तो सब बराबर हैं। तो A का मान कितना होना चाहिए, क्योंकि इसका मान भी 36 होगा तो आप कहेंगे A का मान क्या होगा, 18 होगा। और इसका मान भी 36 होगा तो बी का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 12 होना चाहिए। सी का मान देखिए, इसका मान भी 36 होगा तो 36 होने के लिए सी का मान कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और इसका मान भी 36 हो तो इसका मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और इसी प्रकार से इसका ई का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 3 होना चाहिए। और इसके अनुसार कितना मान होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपने सबका रेशियो निकाल लिया है। किसका रेशियो है ये रेशियो ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है, ये ई का है और ये किसका है, एफ का है। अब आपसे मान क्या पूछा है, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान निकालिए। तो आप बताइए ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आएगा, 30 आएगा। अब आगे पूछा है सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो 4 देखिए 6 और 4 10 होता है और 10 3 13 और 13 और 2 15 होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 15 आ जाता है। और जब हम इससे इसको भाग करते हैं तो कितना मान आएगा, 2 आएगा। और यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक करिएगा। उसने कहा ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 समानुपाती है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। अब पहले इसको हटाते हैं, इसको हटाया कैसे जाता है, कोई एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए कांस्टेंट, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 और इसको हटाइए और इसके स्थान पे कांस्टेंट के मान लीजिएगा और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब हम के का मान निकालते हैं तो इसको नीचे ले आइए, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 अपॉन क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के आएगा। अब बताइएगा इसका मान क्या होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, ए प्लस बी। तो अब यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां प्लस है तो यहां क्या आता है, माइनस आता है, अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। यही तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और बराबर के। अब एक बात बताओ, आप आसानी से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे ये कट जाता है तो के की वैल्यू क्या बचेगी आपके अनुसार, तो के का मान बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपॉन बचता है ए माइनस के बी। लेकिन आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के समानुपाती क्या होगा। तो हम मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर ये समानुपाती होगा पी के, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो पहले इसको हटाइए, स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जब इसको हटाया तो किसका मान लिया गया था, के का, ये होना चाहिए। और के की वैल्यू आपके पास है, के की वैल्यू क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आपने के का मान निकाल रखा है, कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है।
और गुणा p हो जाता है। अब एक बात बताओ, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाती, समान है, तो आप बताइए p का मान क्या जाता है, a माइनस बी हो जाता है। और यही आपसे पूछा है, क्योंकि हमने इसके समानुपाती क्या माना था, p माना था, तो p का मान क्या होना चाहिए, a माइनस बी होना चाहिए, और यही आपका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, पहला भाग पहले भाग का पांचवा भाग, तो इसका मतलब 94 को दो हिस्सों में बांटना है, तो इसका मतलब पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का, तो पहले हिस्से का कितना 1/5, और दूसरे हिस्से का 8वां हिस्सा, 8वां का मतलब 1/8 का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो अब आप बताइएगा, हमारे पास ये नंबर नहीं तो इसे x मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा, x का कितना 1/5 और y का कितना 1/8, इसका अनुपात दिया है, इसका अनुपात कितना दिया है 3 दिया है, और इसका अनुपात कितना दिया है 4 दिया है, और अनुपात रखने पर ये बराबर रख दीजिएगा। अब एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x बटे यहाँ कितना आ जाएगा, 5 नीचे आ जाता है, 5 दिया 15 बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा y बटे आपका 32 हो जाता है, कितना हो जाता है 32। तो आप कहते हैं x और y का मान कितना होगा, क्योंकि y को इधर ले गए और 15 को इधर ले जाएंगे तो 15 ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाता है 32 हो जाता है। तो आप बताइएगा आपके पास x और y का अनुपात कितना आ चुका है, यदि ये कितना होगा 15 होगा तो ये कितना होना चाहिए 32, और 15 और 32 कितना होता है बताइएगा, तो 47 होता है, तो 47 बराबर कितने के 94 के, तो 47 दूनी कितना होता है 94 होता है, तो एक का मान कितने के बराबर 2 के, जब एक का मान 2 के बराबर तो इसका रियल मान क्या होगा 30 होगा, और इसका रियल मान कितना होगा 64 होगा। और आपसे क्या पूछा है, तो पहला भाग बताइए, तो पहला भाग कितना होगा 30 होगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा है 5625 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को जो प्राप्त धनराशि हो, ध्यान रखिएगा, उसने कहा 5600, ये सवाल बहुत बार आता है, 5625 को 3 हिस्सों में बांटना है, ए में बी में और किस में सी में बांटना है। किस प्रकार से बांटना है, वो कहता है ए को जो हिस्सा प्राप्त हो वो बी और सी के, ए को जो हिस्सा प्राप्त हो वो बी और सी के कुल मिलाकर हिस्से का कितना है 1/2 है, तो 1/2 है तो इसे 2 मानिएगा, और 2 का 1/2 करेंगे तो ये कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इन तीनों का सम कितना होगा ए प्लस बी और प्लस सी, मेरे अनुसार रेशियो के अनुसार कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। आगे कहता है बी को जो हिस्सा प्राप्त हो, किसको बी को, वह ए और सी के कुल हिस्से का कितना प्राप्त हो 1/4, तो इसे 4 मान लीजिएगा, तो 4 का 1/4 निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इनके अनुसार तीनों की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस बी और प्लस सी, तो इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 5 आता है। अब एक बात बताओ, तो यहां पर एबीसी का मान कितना है 3 और यहां पर एबीसी का मान कितना है 5, और हम ये जानते हैं ये तीनों का मान यहां पर और तीनों का मान यहां पर बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों का मान यहां पर और तीनों का मान यहां पर बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसे गुणा किससे करिए आप 3 से, और यहाँ गुणा किससे करिए 5 से, तो जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाता है, और जब जैसे ही इसमें किससे गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ 3 आता है और यहाँ कितना आ जाता है 12। इस प्रकार का सवाल कई प्रकार आ चुका है। तो अब एक बात बताइए, तो अब यहाँ पर टोटल एबीसी का मान कितना हो चुका है 15, और यहाँ पर टोटल एबीसी का मान कितना हो चुका है 15 हो चुका है, तो 15 में से तो ए बी और सी टोटल मान कितना हो चुका है 15, 15 में से ए का हिस्सा कितना आया था 5 आया था, और बी के पास हिस्सा कितना आया था 3 आया था, तो 5 और 3 8, और टोटल कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, तो इसके पास कितना आना चाहिए 7, तो तीनों का रेशियो आ चुका है 5:3:7, इसका मतलब तीनों को इस अनुपात में धनराशि बांटी जाएगी। अब इस अनुपात में बांटी जाएगी तो बस ठीक है, यहां से तो आसान है। तो बताइए 15 बराबर बराबर कितने के 5625 के, तो 15 से भाग कर लेते हैं, जैसे ही 15 से भाग करेंगे हम किसे 5625 को, 15 दिया कितना होता है 45 होता है, यहाँ कितना बचा 9, सॉरी यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर भी 1 बचा है, और यहाँ 2 आ जाता है। तो आप जानते हैं 15 छक्का 90 होता है, 15 सत्ते 105 होता है, तो 105 यहाँ बचा 7 और 15 पंजे 75, तो हम कह सकते हैं
इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो एक का मान कितना आएगा 375। जब एक का मान 375 आ चुका है तो आपसे पूछा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज्यादा है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज्यादा है 2, तो हमारे हिसाब से 2 है, और एक का मान कितना है 375। तो आप कह सकते हैं जैसे हम इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10 होता है, 7 दूनी 14, देखिए 7 दूनी 14, 14 एक 15 होता है, ये कितना आ जाता है 750। तो इसका मतलब कितना ज्यादा है 750 ज्यादा है, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो साइकिल के मूल्य के बीच का अनुपात कितना है 15:26 है। तो इसका मतलब दो साइकिल है और दोनों साइकिल के मूल्य में अनुपात कितना है 15:26 है। तो हम इसे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स कैसे करेंगे देखिएगा, इसको मान लेते हैं 15x, इसको मान लेते हैं 26x। तो पहली साइकिल की कीमत कितनी होगी 15x, और दूसरी साइकिल की कीमत हो चुकी है 26x। अब उसने कहा पहली मूल्य में 10%, तो पहले मूल्य में कितने परसेंट 10%, और दूसरे मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि, परसेंट में नहीं, यह रुपए में 550 रुपए की वृद्धि करने पर यह अनुपात कितना हो जाता है 13:22 हो जाता है। बस हो जाता है, सवाल भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब एक बात बताओ, 15% की 15x मानिए पहली साइकिल, उसमें कितने की वृद्धि हुई है 10% की। तो 15x तो पहले थी और 10% और निकालेंगे तो 1.5x और बढ़ जाती है। इसी के अनुसार यहां पर कितनी थी 26x की दूसरी साइकिल, इसमें कितनी कीमत बढ़ी है 550। तो यह बढ़कर अनुपात कितना हो जाता है 13:22 हो जाता है, यही तो कहना चाहता है। तो आप कहेंगे ऊपर कितना आएगा 16.5x, और नीचे मान कितना आएगा 26x प्लस 550 बराबर कितने के 13/22 के। तो ये हो जाता है। अब एक बात बताओ, यहां पर देखिएगा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो अब मैं आपसे कहता हूं यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो हम देखिए 16.5 को क्या लिख सकते हैं 33/2, और गुणा किससे करनी है 22 से, किससे गुणा करनी है 22 से, और बराबर यहां पर गुणा करेंगे 26x गुणा 13 और प्लस 550, और गुणा भी इसके साथ भी क्या होगी 13 से गुणा होगी। अब देखिए 2 से भाग करिएगा, जब 2 से भाग करेंगे 11 आएगा, 11 तिया 33 होता है, और 11 तिया 33, 33 में कितना जोड़ेंगे हम 3, तो कितना होता है यही जो जाता है, तो 36 हो जाता है। तो यहाँ कितना आता है 363x, और बराबर, तो यहां पर गुणा करिएगा आप देखिएगा 26 गुणा 13 के, तो देखिए 6 18 होता है, अब 6 और 6 एक 7 होता है, यहां पर कितना आ जाएगा 26 आ जाता है। तो यहाँ 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ भी 3 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ कितना आता है 338x आता है। अब बताइए प्लस, अब 13 से गुणा करिए 0, 13 पंजे 65 होता है, और 13 पंजे 65, और 65 में हमने कितना जोड़ा, तो देखिएगा 65 था, और 65 में हम कितना जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं, तो अब कितना हो जाता है 71 हो जाता है, क्योंकि 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 71 हो जाता है। अब इसको हम इधर लाते हैं तो आप जानते हैं इन दोनों का अंतर कितना आएगा, यहां पर कितना है 363 है, और वहां पर कितना है 338 है, तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाती है, तो 25x आएगा, और बराबर यहां पर वैल्यू कितनी हो जाती है 7150 हो जाती है। अब 25 से काटिएगा, 25 से जब हम इसको काटेंगे 7150 को, तो 25 दूनी 50 होता है, बचा यहाँ 1 और यहाँ बचा है 2, अब 25 अट्ठे 200 होता है, तो यहाँ बचा है 25 छक्का 150। तो आप कह सकते हैं जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो x का मान कितना आता है 286 आता है। x का मान कितना आ चुका है 286 आ चुका है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है दोनों साइकिल की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करिए। तो x का मान कितना आ चुका है 286, तो आप बताओ पहले कितनी मानी थी आपने 15, और x का मान कितना है 286 है। अब 15 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 होता है,
9 आया। और 15 अट्ठे 120, 120 में 9 जोड़ा तो 129 हो जाता है, 12 कैरी आ जाता है। अब बताइए 15 दूनी 30, और 30 में हम जब जोड़ते हैं कितना 12, तो 30 और 12 42 हो जाता है। इसका मतलब पहली साइकिल कितने की होगी, तो 4290 की। एक ही ऑप्शन में है 4290, इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी, दूसरी साइकिल कितने की होनी चाहिए, 7436 की होनी चाहिए। ये इसका आंसर हो जाता है। तो पहली साइकिल की कीमत कितनी है 4290, और दूसरे की कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 7 4 और 3 6, ये हो जाती है, और ये इसका आंसर हो जाता है। कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक उड़ान के बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास में के किराए, देखिए हवाई किराए का अनुपात कितना है, तो 7:2 है। तो बिजनेस क्लास का जो है किराया कितना, देखिए किराए का अनुपात कितना है, इसका 7 है। तो आप कह सकते हैं इकोनॉमी क्लास का अनुपात कितना है, 2 है। इसका मतलब बिजनेस क्लास का किराया 7 है, तो इकोनॉमी का कितना है, 2 है। लेकिन आगे कहता है इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, तो इकोनॉमी में कितने यात्री हैं, 26 हैं, और इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो ये यात्रियों की संख्या है। तो एक बात बताओ, हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि आप बताओ बिजनेस क्लास में 5 पैसेंजर हैं और उनका किराया कितना है, 7 के अनुसार, तो टोटल कलेक्शन कितना होगा यहां से, 35 का होगा। इसी अनुसार बताइए यहाँ पर 26 यात्री हैं और उनका किराया कितना है, 2 के अनुसार, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए। तो यहाँ से 35 रुपए कलेक्शन इकट्ठा हुआ, यहाँ से 52 का, तो जोड़ते हैं हम, यहाँ कितना आता है 7, और यहाँ कितना था 8। इसका मतलब हमारे अनुसार टोटल कलेक्शन कितने का हुआ है, 87 का। लेकिन सवाल में कितने का दे रखा है, 1,07,000, 1,00,000 कितना, 7,445 दिया है। अब हम इससे भाग कर लेंगे, तो जैसे हम भाग करते हैं देखिएगा 87 से 1,07,445 को, तो अब बताइए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जैसे एक बार यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आ जाता है। आगे कितना उतार लेते हैं, 4, तो 2 बार चला जाता है। तो अब बताइए यहाँ 4 आएगा और यहाँ 16 और 1 17 हो जाता है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर हम क्या उतार लेते हैं, 4, तो 3 बार चला जाता है। 3 बार देखिए 3 7 21 होता है, और 3 8 24, और 24 और 2 26 हो जाता है। यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 5 आ जाती है, तो हम किससे गुणा करते हैं, 5 से। तो हम बता सकते हैं कि जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक का मान कितना आएगा, 1235 आएगा, 1235। मगर आपसे सवाल क्या पूछा है, उसके अनुसार सवाल का आंसर मारेंगे। तो आपसे पूछा है बिजनेस क्लास द्वारा भुगतान की गई कुल राशि। तो अब एक बात बताओ, बिजनेस क्लास द्वारा भुगतान की गई हमारे अनुसार कितनी है, 35 है, और एक का मान कितना आ चुका है, तो अब 35 गुणा 1235 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो अब बताइए 1235 को गुणा करनी है हमें 35 से, तो जानते हैं 5 पंजे 25 होता है, 15 2 17 होता है, 12 पंजे 60, और 60 अरे कितना हो जाता है, 61 हो जाता है। यहाँ पर कितना आएगा, 5 तिया 15, 9 और 1 10 हो जाता है। अब 12 तिया 36, 36 और 1 37 हो जाता है। यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ 13 और 1 13 हो जाता है, और यहाँ 4, तो 43,225, यही इसका आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका मान क्या आएगा, 43,225 रुपए इकोन, देखिए बिजनेस क्लास का कलेक्शन था। अब यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति अलमारी की संख्या नहीं पता है, एक व्यक्ति कुछ अलमारी को 1100 रुपए प्रति, इसका मतलब एक अलमारी कितने की, 1100 रुपए की, और कुछ कुर्सियों को, मगर कुर्सी कितने रुपए की है, 300 रुपए प्रति कुर्सी में खरीद कर 11,000 रुपए खर्च करता है। इसका मतलब उसने अलमारी खरीदी और उसने कुर्सी खरीदी, मगर प्रति अलमारी कितनी थी, वो कहता है प्रति अलमारी 1,000 रुपए की थी, लेकिन प्रति कुर्सी जो थी वो 300 रुपए की थी, और इस प्रकार से वह टोटल जो खर्च करता है वो 11,000 खर्च करता है। तो 11,000 किस में खर्च किया, अलमारी खरीदने में और कुर्सी खरीदने में। ना अलमारी की संख्या पता है, ना कुर्सियों की संख्या पता है। तो आगे कहता है
उसने दोनों चीजों खरीदी जब कुर्सियों की अधिकतम संभव, देखिएगा उसने कहा जब कुर्सियों की अधिकतम संभव संख्या खरीदी जाए, तो इसका मतलब अधिकतम किसकी संख्या होनी चाहिए? कुर्सियों की संख्या होनी चाहिए। तो अलमारी की संख्या का कुर्सी के साथ क्या अनुपात होगा? तो इसको देखिएगा दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मान के कर लीजिएगा। तो ये क्या थी? कुर्सियों की संख्या, और ये क्या था? अलमारी था। अब हम अलमारी कितनी खरीदी ये नहीं पता, मत प्रति अलमारी कितने की है, तो हम कह सकते हैं 3000 की है। और ये कितने की है? एक, सॉरी, तीन नहीं, 300 रुपए की है। ये कितने की है? 1000 की है। तो आप बताइए, आपको संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि मान लो सपोज कि उसने एक अलमारी खरीदी, तो कुर्सी कितनी होंगी? 15 होंगी। तो एक अलमारी कितने की है? 1000 की। तो आप कह सकते हैं, आप बताइए कुर्सी कितनी है? 300 की, तो 15 दिया 45 होता है। तो अब बताओ दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5500। मगर जैसे ही 5500 आता है, तो हम ये जानते हैं 5500 का ही क्या होता है? ये दुगना होता है। तो अब एक बात बताओ, दुगना होता है तो हम कह सकते हैं हमारे अनुसार 5500 आया है और सवाल में कितना है? 11000। तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 = 2 के। इसका मतलब जो आपको रेशियो दे रखा है वो रेशियो दिया है, मगर आपको कुर्सियों की संख्या का अनुपात पूछे तो इससे निकाली जा सकती है। एक का मान कितना है? 2 है। तो आप बताइएगा, तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि अलमारी कितनी मान लीजिएगा? 2 मान लीजिएगा, तो कुर्सियों की संख्या ये कितनी हो जाती है? 30। अब यदि उसने कुर्सी 30 खरीदी है, क्योंकि उसने आगे कहा है कुर्सियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। यहां पर कितने अनुसार में है? 10 में। यहां भी 10 में और यहाँ 5 में। सबसे ज्यादा कुर्सियों का रेशियो किस में था? पहले में था। तो यदि पहले के अनुसार हम ऑप्शन से करें तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप कहेंगे, देखिएगा, तो मैक्सिमम कुर्सी कितनी है? 30 है। और मिनिमम अलमारी कितनी है? 2 है। तो 2 अलमारी खरीदो और 30 कुर्सियां खरीदो, तो टोटल कलेक्शन कितने का होगा? 11000 का खर्चा हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। क्योंकि अब बताओ 2 और 30 का अनुपात बनाएंगे तो 1:15 ही तो आएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही है, कुर्सियों की संख्या अधिकतम रखनी है। तो ध्यानपूर्वक ये करना है सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक करिएगा। उसने कहा P अनुपात Q बराबर है 2:1 के। कितना था? P और Q का अनुपात कितना है? 2:1 के है। और Q और R का अनुपात कितना है? 7:K के। लेकिन R और S का अनुपात कितना है? R और S का अनुपात कितना है? 7:5। इन सबका कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ 7 लिख लीजिएगा, यहाँ भी 7 लिख लीजिएगा, और यहाँ भी 7, और यहाँ 1, और यहाँ भी 1, और यहाँ K लिख लीजिएगा। गुणा करते हैं, देखिएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5K आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 7K आएगा। और यहाँ पर 49 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? तो 98 आएगा। तो सबका रेशियो आ चुका है किसका? P, Q, R और S का रेशियो आ चुका है। अब बताओ आपको रेशियो किसका दे रखा है? S और P का। तो S का मान कितना है बताइएगा? 5K है। अपॉन किसका है? P का रेशियो कितना है? 98 है। और इनका रेशियो कितना दे रखा है? 2। ये 5 है तो ये कितना है? 2 है। 5 से 5 ये कट जाता है, 2 से ये कट जाएगा। तो K का मान कितना आएगा? 2 से जब भाग करेंगे तो 49 आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाता है। तो आप भाग करते हैं, देखिए कितना था? 49 ही तो था। 14, यहाँ कितना? 49 दूनी 58 होता है। तो यही आ जाएगा। कितना आएगा? 49 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक थैले में 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के 4:2 और 5 के अनुपात में है। तो 10 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ 50 पैसे के सिक्के हैं, और इनका अनुपात दिया है 4:2:5 के अनुपात में। तो हम ये मान लेते हैं, ये सिक्कों का अनुपात था, तो सिक्कों से हम ये मान लेते हैं कितना कलेक्शन हुआ होगा। तो अब एक बात बताइए, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4। तो टोटल कितने पैसे इकट्ठे होंगे इनके अनुसार? 40 पैसे। इनके अनुसार कितने पैसे इकट्ठे होंगे? तो 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आप कहेंगे कितने पैसे होंगे? 50 पैसे। और यहां पर कितने होंगे? 250 पैसे इकट्ठे होंगे। तो टोटल कलेक्शन मेरे अनुसार कितना आया है? ये कितना हो चुका है? 300 और 340 पैसे। तो 340 पैसे
रेशियो के अनुसार इकट्ठे हुए हैं, लेकिन थैले में कितने पैसे हैं? 34 रुपए हैं। तो रुपए हैं और ये पैसे हैं, तो इनको हम जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग करेंगे तो 3.40 रुपए आ जाएंगे। और सवाल में कितने रुपए हैं? 34 रुपए हैं। तो आप जानते हैं पॉइंट हटेगा, इधर 2 जीरो लग जाते हैं, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, तो आप 34 से 34 काट देंगे, एक का मान कितना आएगा? 10 आएगा। एक का मान 10 आ चुका है, तो आपसे क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना था? 2 था। एक का मान 2 है, एक का मान सॉरी 10 है, तो 2 का मान कितना होगा? तो 20 हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो कितने कॉइन्स आएंगे? 20 कॉइन्स आएंगे। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है।